नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुदिता और आपका स्वागत है मेरे चैनल लक्ष्य आईएएस पर। इतिहास से हम सीखते हैं कि हमने उससे कुछ नहीं सीखा। जी हाँ दोस्तों, इतिहास अपने आप में जीता जागता सबूत होता है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अगर हम इतिहास को सीख के चलते हैं तो हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। आज हम इतिहास की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम आधुनिक भारत का इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसे कहते हैं प्लासी का युद्ध या बैटल ऑफ प्लासी, वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या कारण थे, किन कारणों से प्लासी का युद्ध हुआ। आइए गाइस, मैं आपको ले चलती हूँ 1700 से 1757 के भारत में, यानी कि 1757 में जब भारत था उसकी स्थिति क्या थी। आप इस मैप में देख सकते हैं, वो काल था जब भारत कुछ ऐसा दिखता था। जो आप देखते हैं यहाँ पे लाहौर, काबुल, जो पाकिस्तान का पार्ट है, ये भी भारत में हुआ करता था। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बांग्लादेश का पार्ट है, इसको हम कहते थे बंगाल। बंगाल में आपका आता था बिहार, उड़ीसा और बंगाल। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता था? बंगाल कहा जाता था। यहाँ बुंदेला राजा हुआ करते थे, यहाँ राजपूतों का शासन था, यहाँ सिख, यहाँ मराठा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग शासन था और मुगल शासन का खत्म हो रहा था, यानी कि आखिरी उत्तर काल चल रहा था कि औरंगजेब के बाद कोई भी अच्छा राजा नहीं रहा था मुगल शासन में। तो ये स्थिति थी हमारी पूरी 1757 के पहले। अब इसमें हम किसकी बात करने वाले हैं? प्लासी के युद्ध की, जो कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो हमारी पूरी कहानी बंगाल के इर्द गिर्द है, इसलिए आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि बंगाल कितना बड़ा और कैसा समृद्ध था। अगर आप इसे आज के मैप्स के इंडिया से कंपेयर करेंगे तो आप इसको कुछ इस तरीके से पाएंगे कि आप सिर्फ पश्चिम बंगाल रह गया है, लेकिन पहले जो बंगाल था तो उसमें ये पूरा बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, ये सारा मिलाकर क्या कहलाता था? बंगाल कहलाता था, जो एक बहुत ज़्यादा समृद्ध साम्राज्य था। और उस साम्राज्य से बहुत सारा हम व्यापार करते थे यूरोप को। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या कारण थे। प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि बंगाल की क्या स्थिति थी, मतलब जब ब्रिटिश जीते उससे पहले बंगाल कैसा था। जो बंगाल था वो मुगल शासन के अधीन सूबा हुआ करता था, मतलब वहाँ पे एक सूबेदार नियुक्त करते थे, और वो सूबेदार कौन नियुक्त करता था? मुगल शासक नियुक्त करते थे। जो मुगल होते थे वो एक सूबेदार नियुक्त करते थे, और वो सूबेदार बंगाल का नवाब बनता था, बंगाल को संभालता था। और बंगाल किसे कहते थे हम? बंगाल, उड़ीसा और बिहार का जो पूरा क्षेत्र है इसको बंगाल कहते थे, और इस पूरे का वो नवाब होता था। इसके बदले वो मुगलों को पैसे और पेशगी भेजता था, मतलब हीरे जवाहरात ये भेजा करता था। इसके बदले वो उसको नवाब बना देते थे, पर हुकूमत वो किसकी मान लेता था? मुगलों की, कि हाँ भाई हम आपके नाम पर शासन कर रहे हैं। भारत से कुछ चीज़ें व्यापार करी जाती थी। उन चीज़ों में क्या था? सोरा, चावल, काली मिर्च, नील, चीनी, रेशम, सूती कपड़ा आदि, ये सारी चीज़ें निर्यात की जाती थी। आप ये सोचेंगे कि मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी 2019 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि 18वीं सदी के मध्य में भारत से यूरोप को क्या वस्तुएं निर्यात की जाती थी। तो उसमें डायरेक्ट ये चीज़ें पूछी थी, इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद जो बंगाल था बहुत ही समृद्ध था। 60% पूरे एशिया का, मतलब सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे एशिया का 60% जो निर्यात होता था वो केवल बंगाल क्षेत्र, मैंने आपको जो दिखाया, केवल बंगाल क्षेत्र से निर्यात होता था। पूरे एशिया का 60% यूरोप में। और यूरोप इसके बदले क्या देते थे? चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, ये दिया करते थे, जिसके कारण बंगाल समृद्ध होता गया दिन ब दिन। और यहाँ पे सारे जो यूरोपी थे उनकी नज़रें भारत की ओर और बंगाल की ओर पड़ने लगी, वो इस पे आने चाहते थे। अगर आपने यूरोपियों का आगमन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि भारत में अलग अलग शक्तियाँ आई थी, यानी कि अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश, मतलब जिनको ब्रिटिश आप कहते हैं, पुर्तगाली आए थे, डच आए थे और फ्रांस आए थे। तो पहले इनकी भारत में लड़ाई होती है, फिर आपस में लड़ाई होती है। तो हम ये देखते हैं कि किस किस राजा ने बंगाल में राज किया, या फिर कौन कौन सा नवाब था। बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब कौन कौन कैसे बना वो देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां 1717 में बनते हैं नवाब। मुर्शीद कुली खां को 1700 में ही यहाँ का दीवान नियुक्त किया गया था, और आगे चलकर औरंगजेब, मुगल शासक के जो नवाब थे, वो इनको यहाँ का नवाब बना देते हैं, और 27 तक मुर्शीद कुली खां अच्छे से नवाब बने रहते हैं और राज करते हैं। इसके बाद आता है इनका दामाद सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन रहता है, वो भी 14 साल राज करता है, अच्छे से नवाब बना रहता है। और इसके बाद होती है कहानी शुरू। इसके बाद आता है
सरफराज। सरफराज जो होता है मुर्शीद कुली खां का बेटा होता है, लेकिन ये अल्प बुद्धि होता है, इसलिए शासन नहीं कर पाता और 1 साल में ही इसको हराकर अलवर्दी खां क्या बन जाते हैं, ये अलवर्दी खां बन जाते हैं नवाब। अलवर्दी खां जो होते हैं बहुत चालाक होते हैं, ये वहाँ के नवाब बन जाते हैं और ये मुगलों को 2 करोड़ रुपए भेजते हैं। मुगल 2 करोड़ रुपए नजराना देख के खुश हो जाते हैं, अलवर्दी खां को नवाब एक्सेप्ट कर लेते हैं और अलवर्दी खां 1740 से लेकर 56 तक वहाँ का नवाब बना रहता है बंगाल का। कहानी तब शुरू होती है जब अलवर्दी खां की होती है मृत्यु। अलवर्दी का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसका उत्तराधिकारी नहीं था। इसकी 3 बेटियां होती हैं, बड़ी बेटी घसीटी बेगम और 2 बेटियां और होती हैं, एक पूर्णिमा में विवाही होती है और एक छोटी बेटी होती है। तो क्या होता है कि अब किसके बेटे को बनाया जाए नवाब, इस बात पर होता है विद्रोह, षड्यंत्र रचे जाते हैं और आखिरकार सबसे छोटी बेटी का जो पुत्र होता है सिराजुद्दौला, उसको बना दिया जाता है राजा। लेकिन सिराजुद्दौला का नवाब बनना किसी को भी पसंद नहीं होता और सब उसका विरोध कर रहे होते हैं। उसका विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम, उसके चाचा के बेटे भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरी मौसी का बेटा था शौकत जंग, वो, इसके अलावा इसका जो मंत्री था मीर जाफ़र, सारे मिलकर इसका विरोध करते हैं। तो इनका कार्यकाल पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि बंगाल की समृद्धि के कारण क्या थे। बंगाल की समृद्धि के कारण ये थे कि एक तरफ जहाँ भारत में सब जगह लड़ाइयाँ और विद्रोह छड़े हुए थे, एक तरफ जाट थे और एक तरफ कौन थे, मराठा थे। मराठा और जाट आपस में लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे कि वो अपनी अपनी सीमाओं को लेकर अपनी अपनी सीमा को में प्रवेश करने। एक तरफ मुगलों में उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई चल रही थी, वहाँ बंगाल में शांति बनी हुई थी, बंगाल में कोई विद्रोह नहीं हो रहा था। दूसरा क्या था कि बंगाल निर्यात और में बहुत ज़्यादा करता था। ये अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 6.5 करोड़ रुपए की चांदी उसमें बंगाल में किससे आई थी, 6.5 करोड़ रुपए की चांदी और 2.3 करोड़ रुपए बंगाल ने केवल व्यापार से कमाए थे। इसलिए बंगाल दिन पर दिन समृद्ध होता जा रहा था, जिसका एक कारण ये था कि वहाँ पे शांति बनी हुई थी। अब हम देखते हैं कि इनका कार्यकाल कैसा रहा। सिराजुद्दौला का, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 एक अल्पकाल के लिए बने थे राजा, लेकिन इस अल्पकाल में ही बहुत कुछ होता है। अलवर्दी खां की मृत्यु होती है और सिराजुद्दौला का नवाब बना दिया जाता है, लेकिन कोई भी इनको नवाब एक्सेप्ट नहीं करता है, सब इनके विरुद्ध थे। सबसे पहले तो राजवल्लभ यानी कि जो इनके चाचा के बेटे, जगत सेठ, घसीटी बेगम इनकी मौसी थी बड़ी वाली, मीर जाफ़र इनके मंत्री थे, इसके अलावा एक राय दुर्लभ थे। तो ये सारे लोग, मतलब किसी जो नवाब है या कोई राजा है, अगर उसके मंत्री और उसके रिश्तेदार ही उसके विरुद्ध हो जाएं तो वो जाहिर सी बात है वो शासन नहीं कर सकता, कोई उसके विश्वास पात्र ही ना रह जाए। 1756 में फिर क्या होता है कि 1756 में सबसे पहले ये निश्चय करते हैं कि मैं पूर्णिया में जहाँ पे इनकी एक मौसी थी जिनका बेटा था शौकत जंग, मैं जाऊंगा और उसको हराऊंगा। ये चढ़ाई करना शुरू करते हैं, पर उससे पहले ही देखते हैं कि कलकत्ता में क्या है, अंग्रेज़ों ने किलेबंदी करनी शुरू कर दी है। किलेबंदी मतलब अंग्रेज जो व्यापार के लिए कंपनी है वो लोग वहाँ पे किला बना रहे हैं और उसके बाहर वॉलिंग कर रहे हैं, जिससे इन्हें गुस्सा आ गया और सबसे पहले इन्होंने कलकत्ता पर ही आक्रमण कर दिया और अंग्रेज़ों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। इसके बाद ये करते हैं कासिम बाजार पे हमला और उस पर भी कर लेते हैं अधिकार, मतलब अंग्रेज़ों को देते हैं हरा। इसके बाद 20 जून 1756 को ये करते हैं फोर्ट विलियम, यानी फोर्ट विलियम पे भी अंग्रेज़ों को हरा देते हैं और जीत जाते हैं। अब क्या होता है, 20 जून 1756 बंगाल के नवाब जो हैं वो कलकत्ता पे कब्जा कर चुके थे। अब इसी टाइम एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है जो इतिहास में काले दाग की तरह भी काम करती है, और वो घटना क्या थी, वो घटना थी ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना। ये काल कोठरी की घटना थी क्या, वो हम देखते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। क्या होता है कि जब ये सबको सिराजुद्दौला हरा देता है तो जो बचे हुए अंग्रेज़ थे, कुछ अंग्रेज़ वो भाग जाते हैं और वो भाग के जाके फुल्टा द्वीप पे जाके अपनी नाव ले लेके भाग जाते हैं और भाग के अलग जगह चले जाते हैं। और जो बचे हुए होते हैं उन्हें क्या करता है, इन्होंने ये किले में बंदी बना देता है और जो किला था, किले की एक कोठरी में, मतलब एक कमरे में बंद कर देता है सारे बचे हुए अंग्रेज़ों को। और माना जाता है कि वो जो कोठरी थी वो 14 बाय 18 फीट की थी, मतलब छोटी सी थी, और उसमें अंग्रेज के बच्चे भी थे, स्त्रियां भी थी, और वो जो कोठरी थी उसमें कोई खिड़की नहीं थी। जून का महीना था तो इतनी गर्मी थी कि दम घुटने से उसमें लोगों की मौत हो गई। अंग्रेजी पत्रकारों ने इसे काफ़ी बढ़ा चढ़ा के लिखा है और इसका काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब सुबह वो कोठरी खोली गई तो पता चलता है कि लाशों का ढेर बाहर आया और
इसका अंग्रेज बहुत ज़्यादा निराश होते हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं लड़ाई के लिए। अब ये खबर जाती है साउथ में। साउथ में क्या, जब ये यहाँ पे जाती है, या जो ये पार्ट है केरल कर्नाटक, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे वो लोग काफ़ी खुश हो रखे थे, क्योंकि उन लोगों ने फ्रांसीसियों को, जो फ्रांसीसी उनके दावेदार थे, मतलब उनसे कॉम्पिटिटर थे, उनको हरा दिया था। अब खबर पहुंचती है यहाँ की बंगाल में, भाई हमारे बहुत सारे अंग्रेज़ों को मार दिया गया है, हरा दिया गया है। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से भेजा जाता है क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन। वाटसन कौन थे? वाटसन और क्लाइव को भेजा जाता है एक सेना के साथ, कर्नल क्लाइव कह सकते हैं, और इनका नाम था एडमिरल वाटसन। एडमिरल वाटसन और ये दोनों आते हैं सेना लेकर। अब सेना लेकर आते हैं और ये आक्रमण कर देते हैं कलकत्ता पर, और कलकत्ता को वापस अपने अधिकार में, यानी अंग्रेजी अधिकार में ले लेते हैं। इसके बाद जब ये अधिकार कर लेते हैं, अब सिराजुद्दौला भी बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं था, मतलब उसको राजनीतिक समझ इतनी नहीं थी। अब वो घबरा जाता है। अब वो अंग्रेज़ों के साथ क्या करता है, संधि कर लेता है, जिसको अलीनगर की संधि कहते हैं। अलीनगर की संधि में वो क्या कहता है, अलीनगर की संधि होती है तो उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि जो अंग्रेज हैं उनको वापस से व्यापार का अधिकार दे दिया जाएगा। मतलब वो लोग बिना कर मुक्त व्यापार करते थे, बिना कोई टैक्स भरे व्यापार करते थे। दूसरा, अंग्रेजों ने शर्त रखी कि हमारा जितना लॉस हुआ है, मतलब जितने हमारे अंग्रेज मारे गए, जितना हमारा पैसे का नुकसान हुआ, वो सारा नवाब हमें दे। तो वो सारा पैसा वो उन्हें देगा हर्जाना के तौर पे। इसके अलावा उनको तीसरी शर्त होती है कि हम लोग सिक्के ढालेंगे, यानी कलकत्ते में हमें सोने के सिक्के ढालने की भी परमिशन दी जाए। तो ये तीनों शर्तें मांग ली जाती है, जिसको अलीनगर की संधि कहते हैं। संधि हो गई और दोनों ने कह दिया कि हम शांति से अपना अपना काम करेंगे, आप नवाब बने रहिए, हम व्यापार करेंगे। मान लिया जाता है। लेकिन अंग्रेज ये धोखा दे रहे होते हैं, और जैसे ही ये शांत करके इसको बैठ जाता है, वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, एक विद्रोह करते हैं दोबारा से, और चंद्रनगर पर हमला करते हैं और उसको कब्जे में कर लेते हैं। अब सिराजुद्दौला जो था वो कमज़ोर पड़ जाता है। अंग्रेज़ों की हमेशा से यही रणनीति थी। आप कोई सा भी बैटल पढ़ेंगे या कोई सा भी युद्ध पढ़ेंगे, अंग्रेज कभी एक बार में नहीं हराते थे। वो क्या करते थे, आपने देखा होगा, अगर किसी लकड़ी को या लोहे को तोड़ना है तो उसको एक चोट में वो नहीं टूटता, लेकिन अगर आप एक बार, दो बार, तीन चार बार उसे मारते हैं तो वो कमज़ोर हो जाता है। फिर जब लास्ट का अटैक करते हैं तो वो पूरी तरीके से क्या होता है, टूट जाता है। तो यही अंग्रेज करते थे। पहले एक बार लड़ते थे, कुछ नुकसान होता था, फिर दूसरी बार लड़ते थे, कुछ नुकसान, जब वो पूरी तरह से टूट जाता था तो आखिरी युद्ध में विजयी हो जाते थे। यही किया उसने उसके साथ। इसके बाद क्या होता है, अब इससे संधि करवा ली, दूसरा हमला कर दिया, जीत भी गए। अब होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से पहले क्या होता है कि अंग्रेज जो हैं वो शुरू हो जाते हैं इकट्ठा होना, और अपनी सेना को इकट्ठा करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं घुसना इसके राजधानी में। अब जो सिराजुद्दौला है वो भी अपनी सेना इकट्ठा करता है और अंग्रेज़ों के सामने खड़ा हो जाता है। अब अंग्रेज़ बोलते हैं कि तुमने अलीनगर की संधि नहीं मानी, हम तुमसे युद्ध करेंगे। प्लासी क्या जगह थी, एक मुर्शिदाबाद था, यानी जो बंगाल में ही वहाँ की राजधानी हुआ करती थी, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में नदिया जिला था, नदिया नदी नहीं थी, नदिया जिला था, जो गंगा घाटी के किनारे था। वहाँ पे प्लासी नाम का स्थान था, वहाँ पे युद्ध शुरू होता है, और ये प्लासी की स्थान पे हो रहा था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्लासी का युद्ध कहा जाता है। युद्ध शुरू होता है 23 जून 1757 को प्रारंभ होता है। अब युद्ध सिर्फ एक नाम का युद्ध था, क्योंकि इसमें कोई भी लड़ाई नहीं थी। लड़ाई क्यों नहीं थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अंग्रेज़ों की सेना में थे केवल 3200 लोग, और जबकि सिराज की सेना में, यानी सिराजुद्दौला की सेना में 50,000 सैनिक थे। लेकिन इसके सैनिक युद्ध में भाग ही नहीं लेते, क्योंकि जो सिराज का मंत्री था मीर जाफ़र, वो मिल जाता है अंग्रेज़ों के साथ, और इसके जितने प्रतिद्वंदी थे वो सारे मिल जाते हैं अंग्रेज़ों के साथ। इसकी मौसी घसीटी बेगम, शौकत जंग, सारे मिल जाते हैं अंग्रेज़ों के साथ, और सब लोग उसके खिलाफ ही लड़ने लग जाते हैं। जब इसको युद्ध में ये पता चलता है कि मेरे सारे साथी उसके साथ मिल चुके हैं अंग्रेज़ों के साथ, तो सिराज अपनी मतलब भाग जाता है, युद्ध क्षेत्र से ही भाग जाता है। अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह का युद्ध था ही ना, पहले से ही षड्यंत्र था। तो सिराज हार जाता है, अपनी जान बचा के भाग जाता है। जान बचा के ये जाता है मुर्शिदाबाद, छुप जाता है, फिर वहाँ से पटना भाग जाता है अपनी बीवी को लेकर, और बाद में जो इसका मंत्री था मीर जाफ़र, उसका बेटा इसको मार देता है। अब जब इसका बेटा इसको मार देता है, अंग्रेज जीत जाते हैं, और अंग्रेज का
कब्जा हो जाता है। अंग्रेज वापस मीर जाफ़र जो था इसका मंत्री, उसको बना देते हैं राजा। और इसी शर्त पे मीर जाफ़र ने इसका साथ दिया था अंग्रेज़ों का कि अगर आप मुझे नवाब बना देंगे तो मैं आपको युद्ध जिता दूंगा, और मीर जाफ़र को बना दिया जाता है राजा। इस तरीके से जो प्लासी का युद्ध है ये डिसाइड करता है कि जो भारत में अंग्रेज आए थे, पहले तो वो आए थे व्यापार के लिए, लेकिन बाद में वो क्या करने लगते हैं, शासन। प्रश्न ये भी आता है कि अंग्रेज जो भारत में आए थे, क्या वो उद्देश्यपूर्ण शासन करने आए थे या फिर संयोगवश वो शासन करने लगे। तो वो पहले तो आए थे व्यापार करने के, लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक स्थितियां बनी कि वो शासन के लिए आ गए। और प्लासी ऑफ बैटल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें अंग्रेजों की स्थिति सामने आ जाती है। इसके बाद होता है बक्सर का युद्ध, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जहां से पूरी तरीके से स्थिति ये पता चल जाती है कि अब अंग्रेज केवल व्यापार नहीं करेंगे, भारत में शासन भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।